स्टूडेंट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट के आज का जो अपना सेशन है इसके अंदर अपन मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने मॉड्यूल नंबर 1 जिसका लास्ट टॉपिक था हमारा इमरजेंस ऑफ ओपन मार्केट, ये अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन एलपीजी जो हमारा मॉड्यूल नंबर 2 का पार्ट है उसको अपन कवर शुरू करेंगे। तो एलपीजी का मतलब था आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे देश में एलपीजी पॉलिसी लागू क्यों की गई थी, क्या रिक्वायरमेंट थी। तो कुछ फैक्टर्स सामने नज़र आते हैं, जैसे मान लीजिए रिसोर्सेज हमारे यहाँ प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, इंडस्ट्रीज़ का में काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो रहा था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ग्रोथ नहीं कर रही थी, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास से ख़त्म होने लग गया था, देश पे काफ़ी ज़्यादा उधारी जिसे हम लोग कहते हैं डेप्ट चढ़ गया था, और मैनेजमेंट हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से लगा कि अब टाइम आ गया कि क्यों कोई न्यू पॉलिसीज़ को रिफॉर्म किया जाए। अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करें तो इसके साथ दो वर्ड्स जुड़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। आज किसी भी बिजनेस को या किसी भी इकोनॉमी को अगर हम देखते हैं तो वहाँ ये दो वर्ड बहुत ज़्यादा अपना एक प्राइम रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। जो ये आपका कंसेप्ट है, ये तीनों कंसेप्ट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो 1990 के अंदर ये जो एलपीजी का फिनोमिना था ये फर्स्ट इनिशिएटेड किया गया था। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी क्या हो रही थी, सीवियर क्राइसिस में थी, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हमें हो रहे थे, और देश का जो एक्सपोर्ट था वो कम हो रहा था, नेशनल इनकम कम थी, इंडस्ट्रियल आउटपुट नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से ये देखा गया कि कोई न्यू पॉलिसीज़ को अब वापस से इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उस समय आईएमएफ के साथ भी ये समस्या को बात करी कि हमारा जो ये सीवियर क्राइसिस चल रहा है इसको हम कैसे सॉल्व आउट करें। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में लॉन्च की जाए, जिसके अंदर ये एलपीजी को प्राइम फोकस दिया जाए। तो लिबरलाइजेशन के कंसेप्ट को यदि हम समझें तो ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर स्टेट का इंटरफेरेंस कम से कम हो जाता है एक्टिविटीज़ के अंदर, और जो बिजनेसेस होते हैं वो अपनी डिसीजंस खुद ले सकते हैं रिगार्डिंग एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट एंड अदर्स। तो इसमें जब हम लिबरलाइज में क्या करती है, स्टेट अपने जो रिस्ट्रिक्शन है या कुछ टर्म्स है उसको रिड्यूस कर देती है, और अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए गेट ओपन कर दिए जाते हैं, जहाँ पे ये प्राइम सेक्टर होता है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट जो होगा वो कम से कम होगा। तो मेजर एस्पेक्ट अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करें, सबसे पहले आता है अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग। 1991 में क्या हुआ, सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के सभी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो बिज़नेस कर रही थी, जब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कर रही थी, उनको लाइसेंस में थोड़ी सी रियायत दे दी गई। तो पर ऐसे 6 सेक्टर रखे गए जिनको लाइसेंस रखना ज़रूरी है, जिसको एस्टेब्लिश करने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी ही पड़ेगी, जैसे अल्कोहलिक इंडस्ट्री, सिगरेट इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, डिफेंस प्रोडक्ट्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, हजार्डियस केमिकल बनाने वाली कंपनीज। इन सबको ये कहा गया कि ये चाहे पॉलिसी हमारे 1999 में लॉन्च हो रही है, बट जब भी ये एस्टेब्लिश होंगी इनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर एस्टेब्लिशमेंट। दूसरा आता है आपका लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब आप प्रायर अप्रूवल ले रहे होते हैं फॉरेन कंपनीज के साथ या न्यू ऑटोमेटिक अप्रूवल के लिए, तो आपको एफडीआई की परमिशन कंट्री से लेनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि पहले क्या होता था कि जब भी आप किसी बाहर की कंपनी के साथ डीलिंग करते थे और वो आपकी कंपनी में पैसा लगाते थे, तो उसका इंफॉर्मेशन हमें सरकार को देनी पड़ती थी अंडर एफडीआई कि हमारे पास फॉरेन ट्रांजैक्शन कहाँ से आ रहा है। बट इसके अंदर सरकार ने क्या कहा कि आप ऑटोमेटिक अप्रूवल के थ्रू अपनी कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, बट इंफॉर्मेशन तो आपको सरकार को देनी ही पड़ेगी अगर वो ज़्यादा ये 6 सेक्टर के अंतर्गत नहीं है तो। देन आता है रिलैक्सेशन ऑफ लोकेशनल रिस्ट्रिक्शंस। तो मान लीजिए कहीं पे आपकी पॉपुलेशन जो है 1 मिलियन के आसपास है, तो वहाँ पे क्या करना है कि आपको अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और यदि 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन, तो सिटी में आपकी बिजनेस नहीं लगेगा, वहाँ से 20 या 25 किलोमीटर दूर किसी एरिया में आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश
कर सकते हैं। इसके अलावा लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स। तो अगर मान लीजिए आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल या किसी कंपनी से कैपिटल गुड्स आप मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक लाइसेंस के थ्रू आपको वो सुविधा है और $2 मिलियन तक का आप इंपोर्ट कर सकते हैं फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेसेस। इसके अलावा फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स, को एनी एंटरप्राइजेस जो कि प्रोग्रेस कर रही है और उसको गुड्स इंपोर्ट करने हैं, कंपोनेंट्स बनाने हैं, स्पेयर पार्ट बनाने हैं, तो उसको FIPB से स्पीडली परमिशन मिलने का प्रोसेस किया जाएगा। ऐसा ही पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, तो जो आपके PSUs हैं तो उनको वो भी क्या कर सकते हैं, वो थ्रू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU के थ्रू अपने यहाँ पे बिजनेस अपने साथ लोग प्राइवेट को भी जोड़ सकते हैं, पर उसके लिए आपको क्या है, थोड़ी सी फ्रीडम दी जा रही है, आप अपने डिसीजन मेकिंग आराम से ले सके। देन MRTP एक्ट 1991 की पॉलिसी में जो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट था, उसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक पावर, प्री एंटी और रेस्ट्रिक्शन और इन सब चीज़ों के लिए ख़त्म कर दिया गया। यानी पहले अगर आपका कोई 2 कंपनी मर्ज हो रही थी या कहीं कोई जॉइंट वेंचर चल रहा था तो वहाँ पे परमिशन लेनी थी MRTP एक्ट के थ्रू। तो 1991 में इस पॉलिसी को, इस परमिशन को क्या किया गया, एबॉलिश कर दिया गया। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन क्या कहता है? प्राइवेटाइजेशन एक यूनिवर्सल ट्रेंड आजकल के देखा जा रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं निजीकरण, जहाँ पे एक कंपनी या किसी PSUs का या किसी गवर्नमेंट सेक्टर का को प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट ऑनरशिप के अंतर्गत ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे जो वो इंडस्ट्री जिसमें स्टेट इंटरफेरेंस है और स्टेट का मतलब उसमें थोड़ा सा रोल प्ले होता है, तो वहाँ पे वो प्राइवेट कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ को उसमें से थोड़ा सा क्या करते हैं, अपने साथ प्राइवेटाइजेशन के थ्रू बिजनेस ऑपरेशन में काम आ जाता है। तो प्राइवेटाइजेशन के हम क्या कहते हैं, जहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, वो प्राइवेट के थ्रू किए जाएंगे। दूसरा क्या आता है कि जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के थ्रू ओन्ड या गवर्न थी, वो ऑपरेट होंगी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। और तीसरे डेफिनेशन की हमें क्या कहती है कि मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट को फोकस करते हुए, ताकि वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी प्राइवेट के थ्रू जहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड थी या उनको थोड़ा सा इनएफिशिएंटली वो काम कर रही थी। यदि ऑब्जेक्टिव्स देखे जाए तो PSUs की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट और करने के लिए, रेवेन्यू गवर्नमेंट की स्टेट की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, स्टेट पर से एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, और मार्केट में एक अच्छी इमेज के साथ मार्केट को एक अच्छा थोड़ा सा इकोनॉमी को एक सपोर्ट करते हुए भी ये एक्टिविटी को किया जाता है। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो आपके कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे बाय सेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं जो कि सर्विस बेस्ड होते हैं वो प्राइवेट के थ्रू प्राइवेट के पास चले जाते हैं। ऐसे ही बाय चॉइस, तो इसके अंदर कंपनी गवर्नमेंट क्या करती है, पार्शली कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनी को देती है और कुछ हिस्सा गवर्नमेंट अपने पास रखती है। देन ट्रेड ओरिएंटेड, कि जो इसके अंदर गवर्नमेंट जो PSUs हैं वो है तो गवर्नमेंट के अंदर ही, बट जो कैपिटल है वो प्राइवेट का लगेगा उसके अंदर। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट में क्या करती है कि एक टाइम पीरियड के लिए प्राइवेट के हाथों में उसको ऑपरेट करने के लिए दे दिया जाता है। और फिर आता है बाय मॉर्गेज। मॉर्गेज क्या कहती है कि जैसे कि गवर्नमेंट अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री को प्राइवेट के पास क्या करती है, वो मॉर्गेज के तौर पर रखवा देती है ताकि सरकार उसमें थोड़ी सी इनकम ले ले और उस पैसे को यूटिलाइज कर सके। अब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के ड्रॉबैक्स की। तो प्राइवेटाइजेशन क्या है, एक एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो जैसे हम बैंक बात करते हैं, बैंक की, गवर्नमेंट की, आप देखिए कई बार लोन, आप किसी काम के लिए लोन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की इंटरेस्ट रेट प्राइवेट के कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम होती है, जबकि प्राइवेट की जो इंटरेस्ट रेट होती है थोड़ी सी वो ज़्यादा होती है। तो दूसरा क्या आता है, जैसे मान लीजिए कि
अगर गवर्नमेंट ही किसी पीएसयू उसको ऑपरेट कर रही है तो वहाँ पे कंपटीशन नहीं है। यदि यही चीज़ प्राइवेट के हाथों में दे दी जाए तो वहाँ पे आपका कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। देन जो प्राइवेट बिजनेस होते हैं, अगर उनको लगता है कि इस पीएसयू में कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि हमारे लिए नॉन प्रॉफिटेबल है, जहाँ पे हम प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते, तो वो उसको क्या करते हैं, उस चीज़ के साथ वो डीलिंग नहीं करते। तो यानी कि वो सेक्टर जो कि थोड़े से अंडर डेवलप्ड हैं या बिल्कुल अनडेवलप्ड हैं, उनको प्राइवेट कंपनीज अपने अंडर में लेना नहीं चाहती। तो इन्हीं सब बातों को हमने पढ़ा कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि असेसमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं एक फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर एलपीजी को। तो हमारे नज़र में क्या आता है कि इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर हैज़ अंडरगोन अ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। फाइनेंशियल सेक्टर 1990 से जब ये एलपीजी शुरू हुआ तब से इस फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिला। जो परफॉर्मेंस थी बैंकिंग सेक्टर की वो इंक्रीज हुई है। बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, बैंक की एसेट, डिपॉजिट, सेविंग, क्रेडिट्स, ये सब चीज़ें धीरे धीरे इस एलपीजी के बाद हमें इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। इसको हम एक थोड़े से पैरामीटर्स पे देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रांचेस। आप कंपैरिजन देखिए, बिफोर प्राइवेटाइजेशन हमारे देश में 8,262 की ब्रांचेस थी। नाउ इट इंक्रीज 45,989। ये थोड़ा सा डेटा है पुराना, तो हो सकता है कि इसमें जो डेटा है थोड़ा सा डिफर हो जाए। देन परसेंटेज इन रूरल और सेमी अर्बन। अगर हम देखें कि ये जो एरियाज थे, रूरल सेमी अर्बन एरियाज जो थे, वो 2% के ग्रोथ से चलते थे बिफोर 1991। अब क्या हो रहा है, ये 40% ग्रोथ की स्पीड से चल रहे हैं। ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन आने के बाद जो आपके बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर जॉब्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। जॉब्स के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन की वजह से कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ है। आज सभी बैंक्स चाहते हैं अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज देना, बेस्ट उनके लिए ऑफरिंग्स, बेस्ट प्रोडक्ट्स, तो उसमें ओवरऑल कस्टमर को बेनिफिट ज़्यादा देखा गया है। इसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन की वजह से ये बैंकिंग सेक्टर में क्या है, जैसे जैसे ये ग्रोथ बढ़ी है वैसे वैसे हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ये भी इम्प्रूव होती जा रही है फाइनेंशियल सेक्टर्स की। प्राइवेट कंपनीज क्या कर रही हैं कि कस्टमर्स की बेनिफिट के लिए जब वो अपनी डिसीजन मेकिंग और प्लान्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो बैंकिंग सेक्टर है, पर्टिकुलर फाइनेंशियल सेक्टर का जो मेन पार्ट था बैंकिंग, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में देखा गया है। ऐसे ही अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप देखिए बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस चेंज देखा गया। हर दिन आप देखते हैं न्यू व्हीकल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। ऑटोमोबाइल फ्रॉम 1890 की जो सेंचुरी थी, वहाँ से 90s की 21 की सेंचुरी जो थी, वहाँ से कितना ज़्यादा रैपिडली फ्रीक्वेंट चेंजेस हमें नज़र आते हैं अंडर दिस टेक्नोलॉजी। यही हम पैरामीटर में देखते हैं कि 2012 में और 13 के ईयर में हमारे पास जो ऑटोमोबाइल सेल जो थी वो 5.6 की स्पीड से बढ़ रही थी, पर नाउ हम लोग 10 की स्पीड से बढ़ रहे हैं। इट्स जस्ट डबल जो हमें इसमें नज़र आ रहा है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।